ठीक है, यस अक्षर? सर कहीं कहीं √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू ये सब पुट करके लिखा है, ये अगर हम आंसर में √2 और √3 डायरेक्ट लिख देंगे तो आंसर सही हो? एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देता है ना अक्षर इस तरीके से कि यूज √2 इज इक्वल टू 1.4, तब उस क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यूज करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है तो आप आंसर को रूट के टर्म्स में भी छोड़ सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, तो क्या दिक्कत हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? इज इट ऑल ओनली अबाउट द वैल्यू? रूट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 सबका क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताइए, क्या हमको 4 और 5 को कंसीडर करना है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या हमको 4 और 5 को कंसीडर करना है, यस और नो? एरोप्लेन जो बनाया है, ठीक है, क्या ऐसा एरोप्लेन बनाया है कि उसके मतलब विंग्स नहीं है? होंगे ना, राइट? So Radha made a picture of an airplane with colored paper as shown in figure 12.15. Find the area of the paper used. Okay. So students, सबसे पहले अगर हम बात करें figure 1 का, what is figure 1? It's a triangle. Okay. किस टाइप का ट्रायंगल है? तो figure 1 is an isosceles triangle. It is an isosceles triangle जिसके साइड्स क्या क्या है? 5, 5, 1. अच्छा, फिगर 2 क्या है? So figure 2 is a rectangle. It's a rectangle जिसका लेंथ कितना है? जिसका लेंथ है 6.5 और जिसका ब्रेथ है 1. देन फिगर 3 क्या है? कैन यू फिगर आउट दैट दिस इज नथिंग बट अ ट्रेपेजियम? कैन यू फिगर दिस आउट? इट्स अ ट्रेपेजियम, राइट? देन figure number 4 and figure number 5, what are they? They are triangles. किस टाइप के ट्रायंगल्स है? So it's a right triangle. It's a right triangle. कितना उसका लेंथ? राइट ट्रायंगल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेस को हम क्या कंसीडर करेंगे? बेस को 6 कंसीडर कर लेंगे और हाइट को 1.5 कंसीडर कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनीवन? आई थिंक सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने, बिफोर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, आपको डायग्राम को देख के इतना तो फिगर आउट करना था कि ये जो क्वेश्चन में 5 अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में 5 अलग अलग फिगर्स दिए हुए, ये अल्टीमेटली है क्या? तो अब अगर मैं देखूं तो आई थिंक किसी को रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने में तो दिक्कत नहीं हुई होगी, बिकॉज रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड इफ यू कंसीडर द लेंथ इज 6.5 एंड ब्रेथ इज 1, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स व्हाट? 6.5 into 1. ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया में हमने बेस कैलकुलेट करने के दौरान वी हैव कंसीडर्ड द बेस टू बी 6 एंड वी हैव कंसीडर्ड द हाइट टू बी 1.5, तो आई कैन से दैट दिस एरिया विल बी हाफ इनटू 1.5 into 9, राइट? और क्योंकि 2 हो गए तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 9 टोटल। आई एम सेइंग दैट 4 + 5 इट्स गोइंग टू कम 9। तो अब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो किस पे आ गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना एंड ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, राइट? और जो भी आएंगे उनके एरियाज उन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 6.5 जो रेड कलर से लिखा हुआ है प्लस जो रेड कलर से 9 लिखा हुआ है वो ऐड होगा। कोई दिक्कत यहां तक? मेन दिक्कत हो रही है ट्रेपेजियम के हाइट फाइंड आउट करने में, चलो समझ रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम आइसोसेलेस का मैं आपको एरिया कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो इट्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम बात करें फिगर 1 का, तो फिगर 1 इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, अब सारे कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, है ना? तो मैं जिस तरीके से सॉल्व करूंगा कहीं ना कहीं आपको भी ये सारी चीजें वहां पे करनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए
that it's a right angle triangle, the triangle is ABC, where this length is 5, this length is 5. Okay, now do you remember कि हम isosceles triangle का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम पहले हाइट के लिए क्या करते थे? कितने लोगों को याद है? We used to draw perpendicular from here to the opposite base. A से BC के ऊपर हम perpendicular draw करते थे, तो ये कितना हो जाएगा? This is D. अब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री होगा कि नहीं? राइट? अच्छा, एक और चीज आप लोगों को याद है, क्या याद है? कि मिड पॉइंट है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो D was actually at the midpoint of BC. तो कहना इसे that this value became 0.5, this value became 0.5. Any problem till now? Any problem till now? नहीं प्रयांश, ट्रेपेजियम का हाइट 1 नहीं है, मैं बताता हूं। यहां तक किसी को दिक्कत क्या? अमृत अनम्यूट करना। ए अमृत, कैमरा ऑन कर रहे हो, बगल में फ्रेंड को बैठा रहे हो और ही यहाँ कर रहे हो। सॉरी सर, वो छोटा भाई था सर। छोटा भाई था, लग तो नहीं रहा था। छोटा भाई के सामने तुम कैमरा ऑन करके दिखा रहे थे कि देखो ऐसे कैमरा ऑन होता है। छोटा भाई को बोलो कि मैंने ये किया और सर ने मेरे को रिमूव कर दिया। ओके, सो इसके बाद स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है? ट्रायंगल डन, हाइट डन, अब उस हाइट की वैल्यू निकालनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं अब अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, so that will be equal to half into base into height, half into base into height। ठीक है, ये एक तरीका था। अनन्या कह रही है कि सर आई हैव यूज्ड हीरोन्स फॉर्मूला डायरेक्टली। वो भी चलेगा अनन्या, वो भी चलेगा। इसके बाद मैं हीरोन्स फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा, कुछ लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा। ओके, सो अब यहाँ पे बेस इज BC एंड हाइट इज AD, तो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD। अब AD क्या होगा स्टूडेंट्स कि AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहां से मेरा AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो वो हो जाएगा मेरा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है? दैट इज 5 स्क्वायर। BD का स्क्वायर कितना है? दैट इज 0.5 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना बन गया ये? फाइनली ये बन गया 25 माइनस 0.25। तो 25 माइनस 0.25 कितना हो रहा है? दिस बिकम्स 24.75। दिस बिकम्स 24.75। ठीक है, अब यहाँ पे AD की वैल्यू आ गई। ये तो AD स्क्वायर का वैल्यू था, राइट? ये AD स्क्वायर का वैल्यू आया है। अब हमें AD की वैल्यू निकालनी है, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 24.75। अब अगर हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज भी करें, लेट्स से यहाँ पे कर देते हैं 2475। अगर इसको फैक्टराइज भी करें, यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ 5 4 द 20, 47, 9 5 द 45, 25 अगेन 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 लगाओगे तो ये 99 आ जाएगा। अब 99 में आपको पता है कि 9 जो होता है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 11 बचा। तो कहीं ना कहीं रूट के अंदर इसको हम क्या लिखेंगे? 5 into 5 इज 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 इज योर 3 का स्क्वायर इंटू 11। तो उससे क्या होगा? एक 5 और एक 3 बाहर आ जाएगा। अच्छा, डिड आई मिस समथिंग? यस, आई मिस्ड द डेसिमल पार्ट, है ना? आई मिस्ड द डेसिमल पार्ट। तो आई राइट 0.11। आई राइट 0.11। सो यहाँ पे 5 और 3 जो है रूट के बाहर निकल कर आ जाएंगे। और ये बन जाएगा हमारा 5 into 3 15 रूट 0.11। थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन हो रहा है,
but no problem. Now, therefore, the area of ABC is half into बेस हमने 1 है हमारा और हाइट हमारा ये निकला है 15 इंटू 0.11। तो अभी फिलहाल इसको 15/2 को 7.5 लिख देते हैं, 7.5 इंटू 0.11। अब 0.11 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी अगर देखोगे तो जैसे यहाँ अगर हम बात करें 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 होती है, तो इफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 0.3 का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 0.09। ठीक है, दैट विल बी 0.09। तो कहीं ना कहीं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम अगर कंसिडर करते हैं तो दैट वी कैन कंसिडर एज 0.3। so this will give you roughly 22.5, this will give you roughly 22.5, approximate 22.5। ओके, अब अगर आप इसी को अगर हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करते, वो भी करके देख लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से तो आसान हो जाएगा थोड़ा कंपैरेटिवली। हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सो 5 + 5 + 1/2 you got 11/2। so therefore area will be equal to root under s into s minus a, so that is 11/2 minus 5, again we have an 11/2 minus 5, and lastly we have 11/2 minus 1। तो ये बन गया फाइनली देखा जाए तो 11/2 into 1/2 into 1/2 into 9/2। अब देखो क्या क्या रूट से बाहर निकल रहा है, क्या क्या रूट से बाहर निकल रहा है। सो ये जो 9 दिख रहा है अभी, ये 9 रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3। नीचे देखो 4 2s है, 4 2s में से 2 रूट के बाहर आ जाएंगे, तो 4 √11, राइट। 3/4 टाइम्स √11। कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम स्टिल नाउ? थोड़ा सा कैलकुलेशन के कारण लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन अगर आपके स्कूल एग्जाम में आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आप लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट किया होगा कैलकुलेटर से। हाँ, अनन्या ने हैंड रेज किया। यस अनन्या। सर वहाँ पे जो आपने वो 1/2 इंटू बी एस किया है, वहाँ पे 7.5 इंटू 0.3 होगा, तो वहाँ पॉइंट तो 2 डिजिट से पहले होगा ना, 2.25 होगा ना। यस यस, ठीक है। अंकिता, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक है। आई एम रिमूविंग यू, आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा। और दिव्यांशु, दिव्यांशु अनम्यूट करना। दिव्यांशु अनम्यूट करना। यस यस। सो स्टूडेंट्स, आप इसको हीरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हो और आप इसको नॉर्मल फॉर्मूला से भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, इनफैक्ट अगर आप मेरे को पूछोगे मैं क्या करता, मैं इसको ऐसे ही रहने देता, मैं इसको ऐसे ही रहने देता। आप पीछे की बुक के सॉल्यूशंस को यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर सकते हो स्टूडेंट्स। यस श्रीजा। सर AD इक्वल टू सर रूट अंडर 24.75, तो सर उसको आप कैसे बनाए हैं सर, वो एक बार बता दीजिए सर। वो फैक्टराइज किए हैं वो सही है, लेकिन सर 0.11 कैसे? एक मिनट, यहाँ शायद थोड़ी गलती हो रही है, मेरे को लग रहा है।
People are joining now. Let it be. 24.75 कितना लिखा था मैंने? हाँ देखो, मैंने शिजा बस इधर क्या किया है कि मैंने ये देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे देखिए मैंने फैक्टराइज किया तो पहले 5 मेरे को एंड में दिख रहा था, इसलिए पहले 5 से डिवाइड किया तो 495 आया। 495 फिर से 5 पे एंड हो रहा तो मैंने फिर से 5 से डिवाइड किया, ठीक है। यस सर। उसके बाद हमने 495 था, 5 से डिवाइड किया, 99 आ गया। अब देखो 99 में मैं इसको 3 नहीं करने किया, मैं देखा कि 99 इज 11 into 9, जिसमें से 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने 9 से डिवाइड किया, 11 आपके लास्ट में रह गया, तो कहीं ना कहीं वो जो 9 था उस 9 को मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखा है और 2 5 मल्टीप्लाइड थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 स्क्वायर लिखा है। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज 5 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into सर 0.1। वो समझ में आ गया सर, 0.11 क्यों है? 0.11 किया क्योंकि देखो जब मैं फैक्टराइज कर रहा था तो मैंने 2475 माना था, लेकिन हम रूट किसका निकाल रहे थे? 24.75। 24.7। यस सर, अब समझ आ गया सर, थैंक यू। अक्षर, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड आपके डाउट्स खत्म होने के बाद, ठीक है। डाउट्स खत्म होने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, फिर अभी कोई लेट लतीफ आया है। यस तरुण, अनम्यूट करना तरुण जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तरुण, either unmute or you will be removed here. Yes, no, कुछ नहीं कर रहे हो, रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो फाइनली अगर हम एक बार यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है फिर, इज इट ओके? कैन यू सी दैट वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट द सेम आंसर फ्रॉम बोथ द मेथड्स, बिकॉज अगेन इट इज हैविंग रूट 11 इनसाइड इट, तो उसके कारण ही थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसेस में कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी, ठीक है। चलो अब हमको सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एंड आई थिंक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपीजियम अगर एक बार बात करें, सो ए बी सी डी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, एंड और क्या था लास्ट में डायग्राम में? क्या था डायग्राम में? था हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंपल सा तरीका है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट दिस इज एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपीजियम, दिस इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, दिस इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कितने लोगों को याद है? बहुतों को याद है, ओके। तो देखो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता क्या है? where the non-parallel sides are equal, where the non-parallel sides are equal। तो जो नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल होते हैं तो वहां पे खासियत ये होती है कि जब आप यहां से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओके। देखो सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुनो सब, बिकॉज ऐसे नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। यहाँ m लगा दिया, यहाँ पे n लगा दिया, ओके। अब ये पूरा लेंथ था 2 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ था 2 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खासियत ये होती है कि जब आप इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना,
तो क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया ABNM, कौन सा रेक्टेंगल बन गया? ये अंदर वाला पार्ट। नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल, तो इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर आप इस हाइट को h मानते हो तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा? ये भी हाइट का वैल्यू हो जाता है h। आ रही है बात समझ में? एंड अभी हमारे पास क्या बच गया? अगर मैं एक बार इसको कैलकुलेट करूं, DC को कैलकुलेट करूं, ये इवन ओलंपियाड्स में भी हम इसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम DC की बात करें तो पूरा DC किस में ब्रेक हो गया है? तो DC इज इक्वल टू DM, DC इज इक्वल टू DM प्लस MN प्लस NC। ओके, DC इज इक्वल टू DM प्लस MN प्लस NC, जिसमें कि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के केस में ये वैल्यू भी x होगी और ये वैल्यू भी x होगी। क्यों x होगी? क्योंकि ध्यान से देखो, दोनों छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल जो बने हैं, उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली थर्ड साइड भी इक्वल होगा। यस और नो? ध्यान से दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमारा ट्रायंगल ADM और दूसरा ट्रायंगल BNC। अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, दोनों का एक साइड सेम है, तो पाइथागोरस भी लगा लोगे तो भी, या ऐसे ही देखोगे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल है तो उसका तीसरा साइड भी इक्वल होगा कि नहीं? तीसरा साइड भी इक्वल होगा। डू यू अग्री? ओके, सो एकदम लॉजिकल सवाल है ना, एकदम लॉजिकल चीज पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। क्योंकि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, सुनो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 1 सेंटीमीटर पे और h पे x निकालने के लिए, तो जो भी x का वैल्यू आता वो दूसरे ट्रायंगल में भी वही काम होता, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल में भी हाइपोटेन्यूज 1 है और एक साइड h है, राइट? सो ये याद रखना, स्पेशली ओलंपियाड्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब वहां पे लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा हाइट कैलकुलेट करने में टाइम बर्बाद करते हैं, जबकि सबसे आसान तरीका क्या होता है जानते हो? अगर आप देखोगे तो पूरा DC कितना था? 2 सेंटीमीटर था। हमने DM को x माना है, DM को x माना है तो ऑटोमेटिकली NC भी मेरा x हो गया, और बीच में जो MN है, दिस MN इज इक्वल टू द अपोजिट साइड विच इज AB। MN के अपोजिट में क्या है? AB, तो दैट इज 1, दैट इज 1। तो 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो 2 - 1 1 हो जाएगा, एंड x प्लस x हमारा 2x हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2x इंप्लाइज 1/2 इज इक्वल टू x। देख रहे हो x का वैल्यू कितना जल्दी मिल गया? x का वैल्यू मेरे को बिना पाइथागोरस लगाए मिल गया। अब x का वैल्यू मिलने के बाद अब आप h निकालोगे। नाउ टू फाइंड h यूज पाइथागोरस। तो आई थिंक अब आप लोग कर पाओगे ना? अब पाइथागोरस थ्योरम तो आराम से लगा लेगा सब कोई, बिकॉज अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा h स्क्वायर किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर, और x की वैल्यू तो हमने ऊपर रखी कैलकुलेट करके 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे? 1/4 बोलेंगे। तो अल्टीमेटली कितना बन गया? 3/4 बन गया। अब h स्क्वायर का वैल्यू अगर 3/4 हो गया तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/4, जिसमें से 4 आपका रूट के बाहर निकल कर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर और √3 अंदर। तो यहां से हमारा हाइट कैलकुलेट होकर आ गया। इज इट ओके टू एवरीवन नाउ? आया समझ में? कैन आई मूव फॉरवर्ड देन? जल्दी से आगे बढ़े। फिर यहीं पे सबको दिक्कत हो रहा था। आशा लास्ट में मैं कह रहा हूं कि जब हमने x का वैल्यू निकाल लिया, तो अब अगर आप उस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करती हो तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक साइड 1 सेंटीमीटर पता है, एक साइड आपको x था जिसकी वैल्यू आपने 1/2 निकाल ली, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप h की वैल्यू निकाल सकते हो? निकल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
और वहां से हमने h की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है आशु, यही तो हाइट है ना, यही हाइट है। हाँ कुलसुम, वैसे ही छोड़ देंगे, √3 का वैल्यू नहीं निकालना, आप उसको वैसे ही छोड़ दो। ओके चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कहां पे दिक्कत है? आई थिंक लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 बोला था, लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter and the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 25, 10, 14, 13। तो समझ सकते हो कि यहां पे हमने जो अभी मैंने आपको बताया तरीका, यहां पे हमने दोनों जगह पे x लिख दिया क्योंकि दैट वाज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बट ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल ट्रेपेजियम। A B C D, तो मान लीजिए कि यहाँ पे AB is parallel to CD. According to question, AB is 10 सेंटीमीटर, CD is 25, बाकी नॉन पैरेलल साइड्स आपको 14 और 13 दिया हुआ है, तो हम इसको 14 मान लेते हैं और इसको 13 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से आप शुरुआत करोगे। तो अक्षर नो प्रॉब्लम विद दैट, आप रूट में रहने दो, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। ओके अब देखो स्टूडेंट्स, नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग यहां पे क्या होगा, तो देखो नाउ द थिंग इज दिस इज 10, आप इसको x मानोगे, लेकिन अब इसको x नहीं मान सकते, अब इसको क्या मानना होगा, y मानना होगा। whereas AM is the distance between the two parallel lines, BN is also the same distance between the two parallel lines, तो ये तो दोनों सेम ही हाइट है, दोनों सेम हाइट है, तो अभी भी दोनों जगह h लिखोगे, अभी भी दोनों जगह h लिखोगे। तो अगर मैं आपको एक बार जल्दी से लास्ट क्वेश्चन के फाइल से थोड़ा कंपेयर करूं, तो लास्ट क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो, लास्ट क्वेश्चन में इट वाज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, सो द नॉन पैरेलल साइड्स वर इक्वल, बट यहां पे क्या है, यहां पे द नॉन पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो दैट इज व्हाई वो जो डीएम दिख रहा है, डीएम को हमने x माना है, लेकिन यहां पे एनसी को हमको एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा y, एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा y। इस बार आप कुछ 7.5 वगैरह नहीं करोगे, इस बार कोई भी 7.5 नहीं होगा, दिस टाइम नॉट 7.5 बिकॉज इट इज नॉट आइसोसेलेस। देखो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 13 है, ठीक है, जबकि पीछे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर था और ये भी 1 सेंटीमीटर था, तो द रीजन व्हाई दे बोथ वर इक्वल वाज बिकॉज दे वर द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। लेकिन इस वाले में क्या है स्टूडेंट, इसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अभी इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा इक्वेशंस पे आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी का, तो डीसी इज इक्वल टू डीएम प्लस एमएन प्लस एनसी, डीएम प्लस एमएन प्लस एनसी। तो डीसी की वैल्यू कितनी हो गई है, डीसी की वैल्यू इज 25, डीएम की वैल्यू को हमने एक्स माना हुआ है, एमएन की वैल्यू 10 निकल कर आ गई और एनसी की वैल्यू को आपने वाई माना हुआ है। तो 10 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो 25 माइनस 10 बिकम्स 15, तो 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, है ना, 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। तो फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। चलो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब आ जाइए इन ट्रायंगल एडीएम, एडीएम ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एएम का स्क्वायर प्लस डीएम का स्क्वायर।
AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर होता है। और अगर आप इस दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सो इन ट्रायंगल BNC, now BC square is equal to BN square plus NC square. Okay, now let's put the values. So AD square will give you 14 का whole square, AM square will give you H का whole square, and DM square will give you X square. यहां देखोगे तो BC का whole square will give you 13 का square, BN का square will give you again H का square, और NC का square will give you Y का square. तो अल्टीमेटली दोनों में आपको कौन सी चीज सेम दिख रही है? अभी दोनों में हमको h स्क्वायर सेम दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों जगह से h स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। तो कहने के लिए यहां से h स्क्वायर क्या होगा, तो दैट विल बी 14 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। यहां पे देखोगे तो 13 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एज इक्वेशन 2 and we are going to consider this as equation 3. ऊपर जो था उसको हमने इक्वेशन 1 मार्क किया हुआ है। चलो देख के बताओ अभी तक क्या क्या किया हमने सबसे पहले वो जो x और y था, वो जो DM और NC था x और y, उनके बीच में एक रिलेशन निकाला। कैसे निकाला रिलेशन? सिंपल, ये इस तरीके का रिलेशन हमने यहाँ पे भी ऑब्टेन किया था, लास्ट क्वेश्चन में भी ऑब्टेन किया था। ओके, बट यहाँ पे DM को हमने एक नया वेरिएबल x का नाम दिया, NC को हमने एक नया वेरिएबल y का नाम दिया। So x plus 10 plus y became my 25. That's the first thing. Second thing is जो दो छोटे ट्रायंगल्स बने, उन दो छोटे ट्रायंगल्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। ठीक है, अब दोनों पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद दोनों जगह से मैंने h स्क्वायर को कंपेयर किया। तो यहाँ से h स्क्वायर निकल कर आया था 14 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ से h स्क्वायर आ रहा था 13 माइनस y स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, क्योंकि दोनों x स्क्वायर के h स्क्वायर के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के भी बराबर होंगे। सो 14 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब अगर हम इसको यहां लेकर आ जाए, और x स्क्वायर को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आए, x स्क्वायर सॉरी राइट हैंड साइड, x स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड ले आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, 14 स्क्वायर इज 196 and 13 square is 169. So basically the difference will come out to be 27. The difference will come out to be 27. समीर पूछ रहा है how both triangles are equal. समीर कहां पे इक्वल किया मैंने? I am saying that both the triangles में जो ये h का वैल्यू है तो सेम है ना, दोनों ट्रायंगल्स में h का वैल्यू सेम है, हमने उसी को कंपेयर किया है। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिक्कत कहां पे आएगी, यहां पे दिक्कत आएगी। 27 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। प्रॉब्लम क्यों आएगा? बिकॉज आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल है ना, यू नो हाउ टू फैक्टराइज वन वेरिएबल वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहा है। तो यहाँ पे अगली चीज क्या करनी चाहिए हमें, हमको इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, हमको इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो या तो पूरा इक्वेशन को x में कन्वर्ट करो या पूरे इक्वेशन को y में कन्वर्ट करो। उसके लिए किसका काम आएगा, अब ये काम आएगा हमारा, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये अब काम आएगा। तो यहां से इफ आई से x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 माइनस y, 15 माइनस y विल बी इक्वल टू x। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। x का वैल्यू हमने रखा है 15 माइनस y, so 15 माइनस y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। so if you now just expand the expression, so 225 plus y square minus 30y minus y square, ठीक है, y square तो कट ही गया, 30y is equal to 198 .
So y का वैल्यू आया 198/3. 198/3 is actually what? It is equal to not 330 sorry. तो अभी 3 से कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 66 और ये बन जाएगा 10. तो 66/10 कितना हो गया? That is 6.6. That is 6.6. कहीं पे कुछ गलती किया क्या? So if you are able to figure out, हमारा last question में भी the main part was actually finding the value of x, है ना? ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्योंकि फिर हमने x का वैल्यू जब हमको ये पता चल गया तो फिर हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर h का वैल्यू निकाल लिया. सिमिलरली अगर आप यहां पे भी ऑब्जर्व करोगे, यस अनन्या, सर इस क्वेश्चन में जो पूरा हमारे पास ट्रेपेजियम है तो उसको मैंने एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है, और फिर पैरेललोग्राम का हाइट ट्रायंगल का हम लोग हाइट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, फिर उसके बाद से जब हाइट निकल गया तो जो ट्रायंगल का हाइट होगा और पैरेललोग्राम का हाइट होगा वो सेम होगा. लेकिन सबसे पहले वो हाइट कैसे निकाला? तो हाइट पाइथागोरस थ्योरम से पहले तो उसका एरिया निकाल देंगे हम लोग, जो ट्रायंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला से, फिर जो एरिया आएगा उसको 1/2 into b into h करके. अगेन ट्रायंगल का जो एरिया आप हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालोगे उसके लिए हमारे पास तीनों साइड्स होने चाहिए ना. डू यू हैव ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल? यस सर, हम लोग ये जो पॉइंट फिगर में आपने बनाया वो जो पॉइंट बी है वहां से हम लोग एक पैरेलल मतलब सपोज करेंगे कि हम लोग एक पैरेलल बना देंगे बी. ओके, वो जो आप अप्रोच कह रहे हो ना, आपने क्या किया कि you have broken the trapezium into one parallelogram and one triangle, right? Yes sir. हाँ, so और जो आपने लेकिन फिर से जो इसका जो ट्रायंगल बनाए हो उस ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए वो मिड पॉइंट तो लगेगा नहीं, फिर तो यहीं पे फंसोगे. नो सर, पहले तो मैंने उस ट्रायंगल का जो पूरा एरिया था वो हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल दिया. अच्छा, तो वहाँ पे एरिया आया मेरे पास 82 मीटर पर ये स्क्वायर, फिर मैंने एरिया को 1/2 into b into h करके वहां से हाइट निकाला. एक मिनट, let me do that. So you are saying that if I am getting this trapezium, ठीक है, सॉरी, पहले तो हमें इसको ट्रेपेजियम बना लेना है. और so you have drawn, you made it to a parallelogram first. तो आपने कुछ इस तरीके से parallelogram बना लिया, right? Now in a parallelogram the opposite sides are equal. So if this was 14, this will also become 14, but this is 13. ये 10 है, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा. Okay, you use that approach. Yes. Fine. And so you found the area of the triangle using Heron's formula and you converted it to half into base into height. वहां से height calculate किया ना आपने, ये किया मतलब इसके बाद आपने यहाँ पे height draw किया है. height draw करने के बाद आपने half into base into height is equal to area of triangle using Heron's formula. वहीं से h की वैल्यू कैलकुलेट किया, बिकॉज अभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके तो मुझे नहीं दिख रहा. Are you able to get this? आशु ने इस तरह सॉल्व किया. ओके, यस अनुजा बताइए. सर इसमें जो ट्रेपेजियम का हाइट होगा वो ट्रायंगल जो 2 पार्ट्स में जो सर डिवाइड किए वो ट्रायंगल का हाइट और पैरेललोग्राम का हाइट से इक्वल होगा. यस, तो उस टाइप से बना सकते हैं सर. लेकिन मैंने जो अप्रोच रखा हुआ है, देखो देयर आर 2 ways टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये एक तरीका तो बता रहा था, सेकंड तरीका वही बताता और मैं दिखाता कि कुछ ज्यादा अंतर नहीं है. जो आप कह रही हो अनुजा कि वी डिवाइडेड द ट्रेपेजियम इनटू 2 ट्रायंगल्स, वो आपके सामने है. यस राइट, ये आपके सामने. और यहाँ पे हमने हमारे पास जो हाइट निकल कर आएगा वही हाइट हम किसके लिए कंसीडर करेंगे? ट्रेपेजियम के लिए कंसीडर करेंगे.
ठीक है? यस सर, यस। हाँ, ओके। नेक्स्ट, यस श्रीजा बताइए। सर x इक्वल टू 15 कैसे हुआ सर? यहाँ तो आया था कि 15 माइनस वाई इक्वल टू ना x होगा, तो सर y की वैल्यू क्या होगी? 15 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स है ना, तो यहाँ पे हमने इसकी बात कर रही हो ना, इस स्लाइड की बात कर रही हो। You're talking about this slide, right? Yes sir. So after we found the value of y Yes, here, yes sir, 27. तो देखो हमें x निकालने की जरूरत है क्या सर तो हम वैसे? लोग x की वैल्यू को, नो सर यहाँ पे जो आप वहाँ सर 27 is equal to 27 is equal to x square minus y square. 15 minus y आवाज एकदम कट गई थी, फिर से बोलना। सर in last line सर 27 is equal to 15 minus y square, तो सर x की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, y की वैल्यू निकालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरी इक्वेशन से x हटा के y में कन्वर्ट किया, हमने वहां से y की वैल्यू निकाल ली। मैं कह रहा हूं कि अब y की वैल्यू निकाल ली, अब हमको क्या चाहिए? अल्टीमेटली हम ये पूरा काम क्यों कर रहे हैं ये बताओ तो, ये सब हमने क्यों किया? ओनली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट ना, because area of trapezium is half into parallel sides into distance between them, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है h, तो हम ये पूरी चीज h के लिए करें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो h हम कहाँ से निकाल सकते थे? एक इक्वेशन हमारे पास आया था 14 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा इक्वेशन आया था हमारे पास 13 माइनस वाई स्क्वायर वाला। सो if I found the value of h as 6.6, why can't I just put the value of y in equation 3? x निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब ultimate agenda of this entire process was to find the value of h, and if I'm able to get the value of h by getting y, तो काम खत्म है ना। अब मैं बस यहाँ पे क्या करूंगा, putting the value of y is equal to 6.6 in इक्वेशन 3। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। थोड़ा लेंदी है, बट अगेन जब ये क्वेश्चन आता भी है तो ज्यादा नंबर के लिए आता है। तो 13 स्क्वायर माइनस 6.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h square, because if I talk about our equation number 3 that says 13 minus y square is equal to h square, वहां पे हमने y की वैल्यू को 6.6 रख दिया। तो नाउ if you want to calculate this value, और अगर आपको दिक्कत हो रही है, you can go for a square minus b square। अब अगर आप यहाँ पे a square minus b square करोगे तो that is a plus b into a minus b। ओके, नाउ दिस इज a, ये a प्लस बी अपना 19.6 हो गया, और ये a माइनस बी अपना कितना हो गया, ये 6.4 हो गया। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यहां से फिर रूट के टर्म्स में h आपको निकल कर आएगा। इनफैक्ट हमारे पास जो अभी वैल्यूज भी आई है, अगर हम इसमें से डेसिमल्स हटा दें, तो दिस इज 196/10 and this is 64/10। क्यों मैंने डेसिमल हटाया? because 196 is a perfect square, 14 का स्क्वायर होता है, 64 is also a perfect square, 8 का स्क्वायर होता है। तो जब हम यहाँ पे रूट लगाएंगे, यस श्रीजा फिर से कुछ पूछना है? पीयूष, यस सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन वो नहीं था सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए सर। एक बार आप जूम इन कीजिए, हम फिर से बता देते। हाँ बोलो सर जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाए हैं सर, इसको थोड़ा और नीचे कीजिए सर, लिटिल बिट मोर। ये नो सर ये सर जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाया है 25 इज इक्वल टू x प्लस 10 प्लस वाई, तो सर उसका सर
लोगों के पास आंसर आया है 15 माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू हुई 15 माइनस y। और सर Yes. यहाँ पे इन लास्ट इक्वेशन सर 27 इज इक्वल टू, सर वो जो करना है, तो सर हम यही पूछ रहे हैं कि जब 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब यहाँ पे पुट करना था तो सर हम लोग यहाँ पे 15 की जगह पे, तो सर ऐसे हम पुट कर सकते हैं बिना y की वैल्यू निकाले हुए? हाँ हाँ, पुट कर सकते हो। ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। अल्टीमेटली ये क्या लॉजिक होता है कि एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल अगर है x और एक वेरिएबल है y, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंटायर क्वेश्चन वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो वहां पे जो x की वैल्यू होगी और y की जो वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, वहां से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालकर हमने यहाँ पे पुट किया, ये कर सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली वो x और y दे आर करेस्पॉन्डिंग टू सम पर्टिकुलर वैल्यू। हो सकता है x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 10 है, ठीक है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली देखो यार, हमने ये सारा प्रोसेस क्यों किया है। ये सारा प्रोसेस पहले हमने ये 25 को ब्रेक किया 10 प्लस एक्स प्लस वाई में, वहां से हमको 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का एक फॉर्म आया। उसके बाद हमने फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, दोनों ट्रायंगल में जो हाइट है दैट वाज सेम, एच स्क्वायर वाज सेम, तो वहां से हमने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि ये भी एच स्क्वायर के बराबर है, वो भी एच स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों को हमने इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमने वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट की, y की वैल्यू केम आउट टू बी 6.6, उसको हमने पुट किया इस इक्वेशन में और वहां से हमने h की वैल्यू निकाला। h की वैल्यू आई हमारे यहाँ से, जो भी वैल्यू ये निकल कर आएगा, ठीक है। एंड फाइनली वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ h, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जितना भी हम लोगों ने किया है ये सिर्फ और सिर्फ h की वैल्यू निकालने के लिए किया है, ठीक है। अगर और देखो हमने y का वैल्यू पता चल गया तो हमको x नहीं चाहिए था, हमको h चाहिए था। x निकालना वुड हैव बीन वन एक्स्ट्रा स्टेप, x निकालना हमारा बस एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग सबको इसको नोट डाउन कीजिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, समवन इज देयर ऑन द डोर, आई विल गिव यू 1 मिनट, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके ओके सो अच्छा, अब जल्दी से जस्ट गिव मी सम टाइम, एक बार हम लोग इस मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अनदर वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट, ओके, यू शुड नो, जो भी मेथड आपको सही लगे यू कैन फॉलो, ओके, जो भी मेथड आपको सही लगे आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो।
A, B, C, D. Again the same logic. This is 10 according to the question. This is 14. This is 13, and this entire thing is 25. This entire thing is 25. Now what you are going to do is you are going to draw a line which is parallel to AD and passing through B. तो B से पास करने वाला AD के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो उससे क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है इट इज ऑलरेडी पैरेलल टू दिस, और ये वाली जो लाइन है ये अब इसके पैरेलल हो गई, ड्यू टू विच इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज यू मेड इट अ पैरेललोग्राम, सो दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू 14. तो ये 14 हो गया, ये 13 हो गया. अब ये पूरा लेंथ था 25. आपने क्या किया, इसको x माना, आपने इसको x माना, और सॉरी, अब ये 10 था ना गाइस, ये 10 था, तो यहां भी ये 10 निकल कर आ जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 15. व्हाई दिस विल बी 15? बिकॉज टोटल लेंथ इज 25. टोटल लेंथ इज 25, तो इफ वहां पे 10 निकल चुका है तो यहाँ पे 15 होगा. ओके, ओके, ये 15 हो जाएगा. एंड उसके बाद आप क्या करोगे, फाइंड, मैं अब पूरा तो स्टेप करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला. आप हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल की एरिया को कैलकुलेट करोगे. फिर क्या होगा, आपने लेट्स से वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एग्जांपल के तौर पे जो भी रहेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट किया S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और आप यहाँ पे एक साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करोगे. आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करोगे. तो उससे क्या होगा कि दिस परपेंडिकुलर, लेट्स से इट इज BN, तो आपने पहले तो 13, 14, 15, अगर आप देखोगे ट्रायंगल BMC को, तो ट्रायंगल BMC के तीनों साइड्स हमें पता है, सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू BM, नॉट BN इंटू MC. दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू BN इंटू MC. ठीक है, यहां से आप वो कैलकुलेट करोगे, यहां से आप वो एरिया कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू BN को आप हाइट मान लो, BN को आप हाइट मान लो, और CM हमारा 15 है ऑलरेडी. So this is how you actually get to solve the question. दृष्टि बता रही है सर, it comes 84. Okay, so very good, thank you दृष्टि. This comes out to be 84, तो आप यहाँ पे 84 रखिएगा, and then you find the value of H. Okay, from here you get the value of H. अब आपको भले ही ये थोड़ा शॉर्ट दिख रहा हो, but try to understand. Calculating the area of by Heron's formula will again take time. So अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल हो, ये लगा सकते हो. अगर आप पिछले वाले मेथड से कंफर्टेबल हो, ये लगा सकते हो. It's completely your choice. Generally this method will be quicker, faster to solve. ये वाले मेथड में थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा. ठीक है, हाइट लोग कह रहे हैं कि 11.2 आएगा. ओके, सो यहाँ पे सब सॉल्व करोगे तो 11.2 का वैल्यू आ जाएगा H. And the reason why we are doing all these things is only to find the value of height, because once you get the value of height, finding the area of the parallelogram is not difficult, because the formula is half into sum of parallel sides into the distance between them. तो parallel sides तो हमको पहले से पता रहते हैं, तो हमें H निकालने के लिए सारी चीजें करनी होंगी. तो there are two ways students, याद रखना, there are two ways. एक, आपने दोनों जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दोनों जगह से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आपने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये एक तरीका है. या फिर दूसरा तरीका हुआ कि आपने AD के पैरेलल B से इस तरीके का एक पैरेलल, मतलब you divided the entire trapezium into a parallelogram and a triangle. Okay, so and then you found the area of the triangle using Heron's formula, because you
knew all the three sides and then you equated it to half into base into height because हमें ultimately height निकालना था. तो जो triangle की height होगी और जो trapezium की height होगी वो यहाँ पे same होगी. Okay, so it's 4:10. I think we are done with this part now, right? जल्दी से मेरे को बताओ मॉड्यूल में क्या प्रॉब्लम है. जल्दी से बताओ मॉड्यूल में क्या प्रॉब्लम है. हरी अब टेल मी स्टूडेंट्स, मॉड्यूल से क्या दिक्कत है. कुछ लोग कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, कुछ कह रहे हैं मेनी प्रॉब्लम्स. टेल मी द क्वेश्चन नंबर ना 4, 5. ठीक है, सुनो. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. जिनको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है आप लोगों ने एफर्ट नहीं मारा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया है बिकॉज वी हैव वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस हियर. क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग दिस लेंथ इज 13, सॉरी this length is 12, this length is 5 and this length is 13. Can you find out the area of the triangle? Definitely. क्या कैलकुलेट करोगे? यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे यहाँ पे. तो हाफ इंटू 12 इंटू 5, ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी 30. यहां से एरिया का वैल्यू आ गया 30. अगला क्या बोला है? Hence calculate the altitude using the longest side as base. तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा है? सबसे बड़ा साइड होगा आपका हाइपोटेन्यूस. सबसे बड़ा साइड होगा आपका हाइपोटेन्यूस. ठीक है. सो अब आप यहां से हाइपोटेन्यूस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे. ओके, और उसको हम नाम दे देंगे h. तो कहने के लिए अब ये जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ इंटू h इंटू 13. एरिया विल बी हाफ इंटू h इंटू 13. क्योंकि एरिया का वैल्यू है 30, तो 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू h इंटू 13 हो जाएगा. और यहां से h की वैल्यू निकल कर आएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 60/3 आएगा. 60/3 इज इक्वल टू h. क्वेश्चन ने बोला लीव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, सो यू विल लीव इट लाइक दिस. ओके, व्हाट इज द स्टेप? पहले आपने सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया कैलकुलेट किया. फिर क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द ऑल्टीट्यूड यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड इज बेस. तो हमने क्या किया? लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया और उसको h का नाम दे दिया. अब आपको पता है कि जब हमने उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है तो हम वहां पे एरिया रख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वहां पे. अब वहां पे बेस हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा h. तो फाइनली द थिंग विल बी half into h into 13 will give you area, and since you have already calculated the area as 30, तो उस 30 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और h की वैल्यू वहां से निकाल लो. ठीक है. अनन्या, अपूर्वा, दिस वाज योर डाउट. इज इट क्लियर नाउ? हाँ अनुजा बताइए. सर ये कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है? आप लोगों को बेसिकली क्लास 8 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स करके पढ़ाया जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर्स में. वहां पे इसको तो याद रखना ही चाहिए आप लोगों को. कुछ वैल्यूज तो आपको याद रखने ही होंगे. ठीक है. ये तो इट्स लाइक यू हैव टू रिमेंबर, याद रखो. अब जैसे आपको पता ना 3 4 5, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है राइट. तो एक ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स 3 4 5 होंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. सिमिलरली अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो 6 8 10, आपको पता है कि 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64 एंड दोनों को ऐड करोगे तो 100 बनता है विच इज 10 स्क्वायर. तो वो भी क्या करेगा? वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. ठीक है. अपूर्वा, टेल मी, इज दिस क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 3 डन. अनन्या, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना? चलिए तो जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द
लास्ट क्वेश्चन। आप लोग जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को अभी स्किप कर देना। दिस इज राइट नाउ आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है ये मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, तो अभी आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर देना, ठीक है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। चलो एनीवेज इट्स 4:15, अभी अगर शुरू करूंगा तो 5-6 मिनट निकल जाएगा, तो आई विल एंड हियर एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एग्जैक्टली दिस पॉइंट टुमारो, ठीक है। कल मैं यहीं से शुरू करूंगा। यस अपूर्व बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था, मैंने 4 भी लिख दिया सर, 4 तो कंप्लीट करेंगे। हाँ ठीक है, मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा, बट यस जो भी रिमेनिंग होमवर्क आप लोगों को दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना सब कोई। एंड थोड़ा सा ना आई मीन जिन जिन लोगों को इन सब में डाउट हो रहा है, ट्रस्ट मी आपने बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाया है, आपने बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाया, आपने जल्दी जल्दी होमवर्क करने की कोशिश की। बिकॉज व्हेन आई एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ना, I would like everyone to जो आप लोगों को दिक्कत हो एक बार घर पे जाके फिर करना। बिकॉज what is the use of giving homework from Avanti module अगर 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो। मेरे को चैट में 2, 3, 4, 5 दिखा, चलो 2 was out of syllabus, but what is the use of then giving homework ना when ultimately I have to solve all the questions। इससे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा घर पे एफर्ट मारना शुरू करो, बिकॉज लेवल 1 में फंस रहे हो ना। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में जिन जिन को दिक्कत था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यू डिड नॉट मेक एनी एफर्ट्स, बिकॉज आई एम 100% श्योर अगर आप हमारी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को एक बार देखोगे वापस रिकॉर्डिंग को, यू विल सी दैट हमने इस टाइप के चीजों के साथ डील किया हुआ है। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट हुआ है, यू गाइस डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स। आप लोग बहुत कैजुअली क्वेश्चन को किए हो, थोड़ा भी सोचने की कोशिश नहीं की हो। एंड इस तरीके से नहीं चलता यार, इस तरीके से देन तो फिर मैं अवंती के मॉडल से होमवर्क देना छोड़ दूंगा, बिकॉज मुझे फिर ये दिख रहा है ना कि नहीं मेहनत नहीं कर रहे हो। आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगले पेटीएम में कि बच्चे जो है होमवर्क नहीं कर रहे। 5 में से जब 50% से ज्यादा अगर क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है, इट मींस यू गाइस आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। चलो आई एम एंडिंग द सेशन हियर, आई विल कंटिन्यू एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पार्ट। बट जितने लोगों को दिक्कत हो रही है ना, कल अपनी कॉपी लेकर बैठना सर। मैं किसी को भी उस टाइम पे जो क्वेश्चंस बोलोगे उस टाइम पे आप लोगों को आपका कैमरा ऑन करके पूछवाऊंगा कि दिखाओ मेरे को आपने अटेम्प्ट क्या किया। बहुत लोग क्या होते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, नहीं होगा चलो सर बताएंगे। तो कल तो सबको अपनी कॉपी लेकर बैठोगे, जो अपनी कॉपी जिसका नहीं होगा पास में, मैंने उसके डाउट नहीं बताने सीधा। और कैमरा ऑन करके मैं उसी वक्त देखूंगा, उसी वक्त कैमरा ऑन होकर दिखेगा।